नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है क्वाड के सदस्य देशों का साथ मिलकर युद्धाभ्यास करना हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए कितना जरूरी है। चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक के क्षेत्र में लगातार अपनी चालबाजियों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में पड़ोसी दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पर क्या समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ा कदम साबित होगा? आज इसी पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ अभी भी गतिरोध बरकरार है। इसी बीच भारत में नौसेनाओं का बड़ा जंगी अभ्यास शुरू होने जा रहा है। इससे चीन की टेंशन और बढ़ने वाली है। क्वाड देशों की नौसेनाएं मिलकर इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन की अकड़ ढीली करने के लिए मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसमें पनडुब्बियां, फाइटर जेट और जंगी जहाज हैरत अंगेज तरीके से जंगी अभ्यास कर रहे हैं। आज इसी जंगी अभ्यास पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों ने इस जंगी अभ्यास से चीन को कितनी चिंता हो सकती है। क्या क्वाड देशों के नौसेना का यह अभ्यास संयुक्त नौसेना का रूप ले सकता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगा सके? तो आइए शुरू करते हैं। चीन से सीमा पर तनाव के बीच एक बार फिर चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं। भारत अपने समंदर में क्वाड देशों की नौसेना के साथ बड़ा जंगी अभ्यास कर रहा है। इसमें भारत की नौसेना के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के जंगी जहाज भी शामिल हैं। इस बड़े जंगी अभ्यास की मेजबानी भारत कर रहा है। यह जंगी अभ्यास बेहद भीषण है। इसमें विध्वंसक गाइडेड मिसाइल, खतरनाक जंगी जहाज, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर युद्ध क्षमता का कौशल 18 अक्टूबर तक दिखाएंगे। नौसेना ने अभ्यास शुरू होने से पहले क्या कहा, आइए जान लेते हैं। इस अभ्यास में सहयोग और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समंदर के अंदर, जमीन और आकाश में युद्ध क्षमताओं पर फोकस करते हुए अभ्यास किया जाएगा। मालाबार युद्धाभ्यास हो रहा है। ऐसे में आइए तुलना करते हैं कि क्वाड देशों और चीन की नौसेना में किसमें कितना है दम। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। क्वाड देशों की ताकत 4 गुना नौसैनिक ताकत और कम नौसैनिक ताकत। चीन की 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं क्वाड देशों के पास और चीन के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 6 छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर क्वाड देशों के पास हैं, 2 छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास है, 11 एम्फीबियस असलाट शिप जो है क्वाड देशों के पास हैं और 3 एम्फीबियस असलाट शिप चीन के पास है। और आपको बताते हैं 108 डिस्ट्रॉयर शिप क्वाड देशों के पास है, 35 डिस्ट्रॉयर शिप जो है चीन के पास है, 45 परमाणु पनडुब्बी क्वाड देशों के पास है और 6 परमाणु पनडुब्बी चीन के पास है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किसमें कितना है दम। तो ये आपने देखा और आज इसी युद्धाभ्यास पर हम चर्चा करेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन अपनी हेकड़ी दिखाता है उसको कम करने के लिए, उसके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए अगर ये युद्धाभ्यास हो रहा है तो क्या ये संयुक्त सेनाएं बन सकती हैं जिससे कि वास्तव में रोका जा सके। सिर्फ अभ्यास से कुछ नहीं होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
आप जैसे जब विद्वान हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो वास्तव में 4 चांद लग जाते हैं मेरे कार्यक्रम को, और काफ़ी सराहना भी मिलती है। इसके लिए हम अपने मेहमानों के आभारी हैं कि वो कभी हमारे कार्यक्रम में जुड़ने से मना नहीं करते। तो सबसे पहले हम चर्चा की अब शुरुआत करेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी से, विदेशी मामलों के जानकार। सवाल यह है कि क्वाड देशों का युद्धाभ्यास चल रहा है और इस युद्धाभ्यास का मायने क्या है? जी जी, आपकी आवाज नहीं हम तक आ रही है। शायद अगर जो आप जी जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद अभी आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे युद्ध अभ्यास के जो रीजंस होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब तक आप युद्ध का अभ्यास ना करें तो युद्ध में नहीं जा सकते। पर सबसे बड़ी बात है यहाँ युद्ध अभ्यास की बात क्यों हो रही है? वो युद्ध अभ्यास की बात इसलिए हो रही है कि जो सारी कंट्रीज जिसका आपने नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी कंट्रीज मिलके अब ये क्वाड का जो उन्होंने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि साउथ चाइना सी में एशिया पैसिफिक जोन जो कि शिंजो आबे साहब ने जिसको कहा था उसका जिसकी लीडरशिप इंडिया को सोच के दे रहे हैं, उस एरिया के अंदर चाइना अपना आधिपत्य जमा रहा है। आधिपत्य जमाने का मतलब जितनी 17 लिटोरल स्टेट्स हैं, ब्रुनई, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं चाइना के इस प्रोग्राम से ग्रसित है। वो उनके आइलैंड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, उनकी फिशरीज को रोक रहा है, उनके रूट्स को रोक रहा है, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इस एरिया से पास होता है, मलक्का स्ट्रेट से। 60% ऑफ द ऑयल ऑफ चाइना पासेस थ्रू दिस, और 50% ऑफ द टोटल फ्यूल ऑफ कंट्रीज पासेस थ्रू दिस। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है जो आगे खुलता है साउथ चाइना सी में। तो चाइना को जब इस साइड से जाना है तो चाइना अपना इस एरिया में अधिकार जमा रहा है, और सारी छोटी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर वो हावी हो सकता है और वो बड़ा आराम से, जैसे कि ताइवान के ऊपर अभी छाया हुआ है, जैसे कि फिलीपींस के 4 जहाज अभी उसने डुबो दिए थे, जैसे कि वो साउथ कोरिया, ब्रुनई इनको तंग कर रहा है। भारत के साथ में भी हमारे ये अरुणाचल से लेकर ताइवान, लद्दाख तक के बॉर्डर में चाइना का प्रॉब्लम है। और फिर बे ऑफ बंगाल में उसकी 8 सबमरीन हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इंडियन ओशन, चारों तरफ। और उसने हमारे चारों तरफ जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दिया है, जैसा कि आप चाहे म्यांमार से लेके बांग्लादेश लेके श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, ये सारे के सारे यहाँ से पोर्ट्स बना रहा है। इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए, और अमेरिका ने देखा, उसका तो इंटरेस्ट अमेरिका का है यहाँ पे, और नेटो कंट्रीज का इंटरेस्ट है। उन्होंने भारत को कहा कि आप हमारे क्वाड्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपकी भी चिंता इसी एरिया में है। ये सोच के क्वाड बना है। उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज तब इसलिए होती है, वैसे आप ग्रुपिंग कर लीजिए, पर अगर आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है तो आपका नेबर आके आपकी लैंड हड़प लेगा। जब तक आपकी दीवारें तगड़ी ना हो, जब तक आपकी फौज मजबूत ना हो, आप लिख के ले लीजिए, आपका देश खत्म हो जाएगा। फौज के ही कारण सारी की संस्कृति अभी तक बढ़ी है। जितनी सिविलाइजेशन इंक्रीज हुई है वो फौजी ऑपरेशंस के बाद ही होती हैं, जिसको कि अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। वो सारा का सारा फौज की हरकत होती है। पर उसकी एक्सरसाइज के लिए जिसकी बात कर रहे हैं मालाबार, उसमें होगा क्या? ये सारा नेवल एरिया है, और इस बड़ी एक्सरसाइज में अभी जब आप डिस्कस करेंगे तो उसके पूरे फेजेस बताएंगे क्या हैं, कौन से जहाज, कौन से कंट्रीज के जहाज, क्या एक्सरसाइज का मतलब होगा, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। जी,
मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। बड़े ही सरल सवाल हम पूछना चाहते हैं, सरल शब्दों में सवाल पूछना चाहते हैं। हम वैसे ही चाहते हैं कि आप भी जो सरल शब्दों में अगर जो बताएंगे, उत्तर देंगे, तो हमारे दर्शक इसे बड़ी अच्छी तरह से समझ लेंगे। सवाल यह है कि हम दर्शकों की तरफ से जो उनके अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं, वही सवाल हम आप लोगों से करते हैं कि उनकी जिज्ञासाएं जो हैं, जो वो जानना चाहते हैं, वो जानें और समझें भी, और समझाना भी बहुत जरूरी है, वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। मनीष अग्रवाल जी, सवाल आपसे। युद्धाभ्यास हो रहा है, चीन की हेकड़ी सही करने के लिए हो रहा है। जो यहाँ पर अभी प्रफुल्ल बख्शी जी ने बताया कि जो व्यापार हो रहा है उसमें अबाध रूप से वो होता रहे, उसमें चीन की कोई दखल अंदाजी ना हो, जो पनडुब्बियों को डुबो देता है, इस तरह की तमाम हरकतें चीन करता है, उस पर लगाम लग सके। तो ये युद्धाभ्यास जो हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, युद्ध में जाने से पहले युद्धाभ्यास होना चाहिए, लेकिन इसकी एक संयुक्त सेनाएं बन जाती और पूरे क्षेत्र में तैनाती भी कर दी जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या इस तरह के क्वाड देश जो हैं, इस तरह के बारे में कुछ नहीं सोच सकते? देखिए, जैसे आप सरल भाषा में समझने की से कोशिश कर रहे थे ना, तो आजकल जो जियो पॉलिटिकल मेजर्स हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं। पहले आपने देखा रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, अब आपने देखा इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। इसमें परोक्ष रूप से बाहरी देश समर्थन भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ईरान वाले युद्ध में अमेरिका वगैरह खुद के इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो आज क्वाड देश भी ना ये तैयारी कर रहे हैं, दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर चाइना किसी भी तरीके से हावी होना चाहेगा तो वो इसका जवाब देने में सक्षम है। अगर कोई भी देश अपनी मिलिट्री बनाता है, पुलिस बनाता है, तो ये सोच के नहीं बनाता कि क्राइम होगा या लड़ाई होगी, लेकिन ये सोच के संग संरचना करी जाती है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो हम इसका जवाब कैसे देंगे। क्वाड देश ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जो कभी भी सुधरने वाला नहीं है, चाहे वो कितने भी डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी रणनीति पे कायम रहता है। और आज क्वाड देशों को ये लग रहा है कि अगर हम चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में कामयाब हो गए कि युद्धाभ्यास या इस तरीके से, तो वो जियो पॉलिटिकल मेजर्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चाइना जब भी इन्वॉल्व होता है वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी लेके इन्वॉल्व होता है। आप देखिए, चाइना पाकिस्तान का यूज कर रहा था, अफगानिस्तान का यूज कर रहा था, चाबार वगैरह बना रहा था, वो एक रास्ता डेवलप करना चाह रहा था अपने व्यापार के लिए, लेकिन उन रास्तों को क्वाड देश ने रोका है। और क्वाड देश आज ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना जो है जियो पॉलिटिकल मेजर्स का फायदा ना उठा पाए। क्वाड देश का जितना आपस में व्यापार बढ़ेगा, जितना देशों में आपस में व्यापार बढ़ेगा, उतना ही सोसाइटी का और लार्जर सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। आज आप देखिए, अमेरिका भी जो है भारत से व्यापार करना चाहता है, चीन का भी जितना व्यापार निकल के आ रहा है वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है भारत की तरफ रुख कर रही है, और कुछ जो रुख नहीं कर पा रही वो भी आने को तैयार बैठी है। तो चीन भी इस चीज को समझ रहा है कि कैसे ये होगा। आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना, चीन में बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर आप डेटा की एनालिसिस करके पढ़े तो चीन में लाखों मकान ऐसे हैं जो 2/3 या 1/3 फिनिश्ड है। वहां के रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो बैंकरप्सी की ओर जा रही है, क्योंकि आज अगर वो उन सारे मकानों को लोगों तक मुहैया कराने का जो पैसा है वो इकट्ठा करे तो वो भी उनके पास नहीं है। तो चाइना पे वर्ल्ड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो कम हो रहा है, और उस इकोनॉमिक इम्पैक्ट का प्रभाव भारत जैसे देशों को आगे ले जा रहा है, क्योंकि व्यापार तो कहीं ना कहीं से चलता रहेगा। जिनकी जो डिमांड है, आवश्यकता है, उसे वो कहीं ना कहीं से पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो भारत का और क्वाड देशों का हमेशा से ये मानना है कि चाइना के संग डिस्कशंस करने से कोई ऐसा रिजल्ट आना नहीं है, इसलिए वो युद्धाभ्यास करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर तुम ऐसा सोचोगे तो वी आर ऑल्सो रेडी टू फेस यू। और चाइना भी इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी दुनिया में घटनाएं होती हैं, चाइना पीछे से तो समर्थन करता है लोगों का, लेकिन बिल्कुल खुल के आगे नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका व्यापार जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। चाइना का सुपर पावर बनने का कारण क्या था कि उसका जो व्यापार था पिछले कुछ दशक में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया था, इस वजह से वो लगातार उन्नति की राह पे था। लेकिन अब वो रिसीड कर रहा है, उसका व्यापार जो है घट रहा है और देशों का उसमें से विश्वास कम हो रहा है। तो मुझे लगता है इस तरीके के मेजर्स करना चाहिए। हाँ, आपका जो सुझाव है
कि एक संयुक्त सेना बना के वहां क्यों नहीं डाल देते। ये क्वाड देश मुझे लगता है आगे चल के समझेंगे, लेकिन अभी वो ये चाह रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल मेजर्स में चाइना का इम्पैक्ट कम से कम करा जाए और दुनिया को स्टेबिलिटी की ओर कैसे ले जाया जाए। जी, दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास हो रहा है, अगर जो क्वाड देशों के नौसेनाएं अब युद्धाभ्यास कर रही हैं तो ये चीन को टेंशन देने वाली बात है। युद्धाभ्यास से उसको कितना टेंशन हो सकता है, और जब टेंशन होगा तो उस टेंशन को खत्म करने के उपाय भी करेगा चीन, तो वो और क्या उपाय कर सकता है? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, ये तो स्वाभाविक चीज है कि अपने तरीके से अगर कोई पड़ोसी राज्य है उसकी अगर एक मैरीटाइम क्षमता या एयरफोर्स की क्षमता या थल सेना की क्षमता अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देखिए वो डिफेंसिव में आकर के कहीं ना कहीं कोशिश ये करेगा कि किस तरीके से जो है मैं उसको काउंटर करने के मेजर्स जो है वो अपनाऊं और किस तरीके से उसको बेहतरी पे अपनी जो सेना को उसको आगे लेके जाने का काम कर सकूं। तो उस तरीके से चाइना, देखिए चाइना के पास में कुछ चीजों में हमारे से मतलब जैसे कि लगता नहीं था, लेकिन हमारे से कुछ चीजें जो है कम है, ये मतलब नॉर्मल जग जाहिर चीजें हैं। और हमारी देखिए इस टाइम पे जो जैसे कि इंडियन आर्मी जो मतलब सबसे बेस्ट आर्मी है हमारी, उसके अलावा एयरफोर्स है मतलब सबसे डेडलीस्ट है। उसके बाद जैसे कि अगर नेवी की मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा मुझसे जो पहले वक्ताओं ने बताया तो थोड़ा भिन्न बताऊं तो ठीक रहेगा, वो अगर बातें रिपीट करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो इंडियन जो नेवी हमारी जो है वो एक तरह से सबसे बेस्ट नेवी में एक तरह से अभी है। और इसमें अभी थोड़े समय पहले इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक ऑपरेशन किया, जैसे कि हम लोग हमारे एनएसजी कमांडोज हैं उनकी तरह देखिए कि एक मार्कोस कमांडोज हैं हमारे नेवी के, जो कि मतलब सबसे एलीट और सबसे एक तरह से जैसे मतलब कि रॉयल ब्रिटेन नेवी और उन सब जो है तो उनसे भी आगे करके और उनसे भी बेहतरी वाले कमांडोज हैं, जिन्होंने एक तरह से सोमालिया में इसी साल में एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया था जिसमें कि 17 लोगों को मेरे ख्याल बचाया गया था। और कमर्शियल मतलब शिप था, उसको सोमालिया पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। तो उसको बहुत बेहतर तरीके से उसको मतलब बचाने का कार्य किया, सकुशल उनको वापस लेके आए। तो उससे एक तरह से कि हमारा जो युद्ध कौशल जो है नेवी जो मैरीटाइम जो है उसकी भी क्षमता जो है पता लगती है। और एक एक चीज एक तरह से मतलब कि शोकेस करने की जो जैसे की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आप लोगों ने पूरे अपना पूरा जो है दमखम दिखाया। और दूसरा देखिए मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे विक्रम देते हैं उठाने का काम हो गया और अन्य चीजें जैसे हो गई, तो वो एक तरह से मतलब जो लेटेस्ट वेपनरी हमारी जो है उसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। उसी तरीके जैसे कि मतलब अगर क्वाड की हिस्ट्री में अगर जाए तो देखिए मतलब कि 1990 के दशक से और मतलब बेसिकली हमारी और अमेरिका के साथ में साझा युद्धाभ्यास जो है होते रहे और हमारे यहाँ भी होते रहे। और हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं एयरफोर्स के भी होंगे, थल सेना के भी होंगे, तीनों मतलब फोर्सेस के जो है कहीं ना कहीं वहां पर जो है जाते रहे हैं और रेगुलर एक्सरसाइज चलते हैं। इस बार भी देखिए द्विपक्षीय एक तरह से वो था, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है उनको भी अपने साथ में शामिल करना था, क्योंकि बाद में इनको ये मेंबर स्क्वाड के बाद में बने थे ऐसे। और इनका एक तरह से पूरे तरीके से लगाम लगाने का काम ही था, मतलब ये जो चारों देशों का एक तरह से जो समूह है, तो इनका काम जो एक तरह से जो सी पर जो सुप्रीमेसी बनाने का या उस पर प्रभुसत्ता जमाने का जो चाइना का जो उद्देश्य है उसको नेस्तनाबूद करना, उसको कम करना, उसको कमजोर करना और कहीं ना कहीं उसको खत्म करने का जो काम है वो करने का करेंगे। और जैसे कि मतलब अमेरिका जो है अपने आप में वर्ल्ड में एक तरह से, और आप समझते हैं कि क्या इस टाइम से महाशक्ति तो है, साथ साथ में नेवी जो है उसकी मतलब बहुत क्षमता है। और जैसे कि आपने और हमने सभी ने देखा है कि जब भी जैसे जहां पर जैसे कहीं पर कुछ दिक्कत परेशानी कुछ अगर होती है वर्ल्ड में किसी जगह, या यूक्रेन की वॉर को लेके बोले, मिडिल ईस्ट की बात को बोले, तो उसके नजदीक जैसे बीच में थोड़े समय पहले सेमीकंडक्टर उसको लेके बहुत हल्ला मचा था। तो उस टाइम पे ताइवान को जब चाइना ने धमकी दी तो उस टाइम पे इन्होंने अपने युद्धपोत जो थे मतलब जो करियर जो शिप्स थे उनको जाकर के वहां पर खड़ा कर दिया। और अभी भी जैसे अपने तरीके से जो हेलीकॉप्टर कैरियर जो है उन्होंने जैसे कि अपना इजोमी शायद मेरे ख्याल से, जब मैं नाम शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो जापान ने भी अपना जो है मतलब हेलीकॉप्टर जो कैरियर है उसको यहाँ पर भेजा है जो शोकेस करके, और अपनी जो लेटेस्ट वेपनरी उन्होंने भेजी। उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने अपने बेस्ट वेपन है वो दिखाने के लिए, इस तरह से दिखाने का मतलब ये होता है कि अगर कोई आंखें दिखाने की हमें अगर कोशिश करेगा तो हम लोग है कहीं छोड़ेंगे नहीं और आपको कहीं जमीन पे मिला कर रख देंगे। तो इस तरह की चीजें। और देखिए सभी चीजें अगेन ये चीजें जो होती हैं सारी सारी कुशवाहा जी मतलब सारी डिपेंडेंट होती हैं ट्रेड पर, क्योंकि ट्रेड के पीछे सारी सब चीजें हैं। और जैसे कि किसी तरीके से जो चाइना है, तो चाइना एक तरह से वर्ल्ड में काफी आगे था, नंबर 1 एक तरह से ट्रेड में, क्योंकि हम लोग उससे अभी मतलब कि माने ना माने लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका ट्रेड हमारे से कहीं बहुत ज्यादा आगे है और उसमें हमें अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसको देख करके ही जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में इस चीज को देखा और चहुमुखी विकास के लिए एक तरह से मेड इन इंडिया वाले जो कार्यक्रम शुरू किए गए, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का काम हो गया, चाहे और अन्य जो रक्षा उपकरण के अलावा टेलीकॉम के हो गए
या चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गया या सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो सभी चीजों में देखिए युद्ध सिर्फ एक मतलब जो कॉर्नर होता है उस पर लड़ाई नहीं की आती, मतलब सभी फ्रंट्स पे एक तरह से युद्ध लड़ाता है। तो एक तरह से जो हमारे जो बिजनेसमैन यहाँ के और जो उद्योगपतियों के साथ साथ में जो मिडिल क्लास जो छोटे उद्योग भी जो कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से सैनिक की तरह ही काम करने का काम करेंगे। वो पूरे तरीके से इकोनॉमी को जितना हम लोग आगे लेके जा पाएंगे तो उतना ही देखिए बेहतरी की तरफ हमारा देश आगे बढ़ेगा जी। तो चीजें मेरा मतलब कि इन शॉर्ट कहने की बात है कि जो मलाबार एक्सरसाइज होती है कोई नई मतलब इस तरीके से जैसे कोई मतलब पहल की बातचीत नहीं है इसमें से, ये एक तरह से द्विपक्षीय पहले हुआ करता था, अभी मिल करके और अपना युद्ध कौशल जो है उसका अभ्यास आपस में मतलब बेहतर समन्वय बेहतर जो डेटा है उसको आपस में शेयर करने का और किस तरीके से बेहतरी के लिए सारे विश्व की बेहतरी के लिए चारों कंट्रीज की बेहतरी के लिए और सारे जैसे दक्षिण जो सी जो है उसमें चाइना में तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और वहां पर जैसे कि नीचे जो खनिज भंडार है उनको लेकर के सभी खोज की थी और पूरी तरीके से उसको आउट नहीं कर रहे हैं और जिसपे अपनी प्रभुत्व सत्ता जमाना चाहता है जिसपे कि वो पूरे तरीके से चाइना गलत है। तो सभी चीजों को लेकर के और पूरे तरीके से एक मतलब चाइना को पछाड़ने के लिए और ये की नीति है और इसमें पूरे तरीके जो नई जो अपनी वेपनरी दिखाने का काम नए वेपन दिखाने का काम जो है वो इसलिए करने का सिर्फ कार्य है कि जैसे कि क्षमता भी नजर आए और साथ चाइना जो है चुपचाप बैठा भी रहे, क्योंकि जैसे अगर युद्ध अगर होता है या किसी तरह की कोई चीजें है तो इस टाइम पे विश्व जो है मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो एक नया युद्ध जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इकोनॉमी पहले ही सभी का भट्टा बैठा हुआ है और करीब करीब मान के चलें कि कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब जैसे कोविड है तो कोविड के बाद से और चीजें जिस तरीके से लोगों के हाथ से फिसलती चली गई, उसके बाद में यूक्रेन रशिया का जो वॉर हो गया, उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो गया, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं इस तरफ को डिस्टर्बेंस है वो ना हो उसको दिखाने के लिए जैसे कि पहले दिखा दिया जाए तो मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले अगर दिखाई देगा तो चाइना एक हिमाकत करने की मतलब कोशिश नहीं करेगा उसके लिए। तो यही चीजें और अपनी बेहतरी के लिए विश्व की बेहतरी के लिए और ट्रेड की बेहतरी के लिए जी, बिल्कुल। जैसा कि आप बात कह रहे थे कि पहले ही ये सारी चीजें दिखा दी जाएं, तो हम चाहेंगे पीसीआर से वो चीजें हम दिखा दें कि क्वाड देशों की ताकत क्या है, चीन की ताकत क्या है। JFX2 अगर जो प्ले करें तो वो सारी चीजें हमारे सामने आती रहेंगी कि 4 गुना नौसैनिक ताकत है और क्वाड देशों के सामने ये पस्त हैं, जहां पर 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर क्वाड देशों के पास हैं, वहीं कोई बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं है चीन के पास। 108 डिस्ट्रॉयर शिप हैं, 35 डिस्ट्रॉयर शिप चीन के पास हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वास्तव में क्वाड देशों के अगर जो क्वाड देशों की तुलना चीन के नौसेना से की जाती है तो उसके पास नथिंग यानी कि कुछ नहीं है इन क्वाड देशों के सामने, यानी कि चीन की शक्ति कुछ नहीं है, धराशायी हो जाएगी 2 मिनट में। ऐसे में हम अगला सवाल लेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी से। प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल ये है कि ठीक है हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं और इससे चीन को हल्की सी टेंशन होगी, थोड़ी सी दहशत होगी, अब बनाए रखेगा अपने आप को, थोड़ा सा रिजर्व बनाए रखेगा। लेकिन चीन पर कंट्रोल करने के लिए क्वाड देश और क्या कर सकते हैं? यह तो युद्धाभ्यास हो रहा है। बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा। सबसे बड़ी बात है कि क्वाड देशों की रिक्वायरमेंट क्या है। लड़ाई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट है को प्रोस्पेरिटी, जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉइंट ट्रेड, जॉइंट टूरिज्म, joint fighting the joint threat of cyber, anti-piracy operations, climate change, ये सारे के सारे कंट्रीज मिलके करेंगे तभी फैलसूफी होगी, तभी सभी कंट्रीज प्रोग्रेस करेंगी। इंडिया ने ऑलरेडी अपना लुक ईस्ट पॉलिसी में रोड एंड रेलवे लाइंस राइट इनटू ईस्टर्न कंट्रीज बनाना शुरू कर दिया है। वो सारा का सारा ये प्रोग्रेस धरी की धरी रह जाए अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन ऑलरेडी कह रहा है कि ये सब मेरे खिलाफ हो रहा है। या हालांकि इसने उसको साउथ चाइना से नेटो बोला है, क्वाड को, ये नेटो का एक दूसरा वर्जन है जिसमें सारी नेटो की कंट्रीज हैं और ये ऑस्ट्रेलिया एज इट इज मेंबर नहीं है, अमेरिका मेंबर है, यूनाइटेड किंगडम आ रहा है इसमें और जापान सहानुभूति रखता है। इतने सहानुभूति रखने वाले नेटो के साथ और नेटो के कंट्रीज यहाँ पे आके मौजूद हो रहे हैं। चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो इसीलिए चाइना जो है भरसक प्रयत्न करेगा कि क्वाड सफल ना हो और हमारी जो प्रोग्रेस है ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर हमने प्रोग्रेस करी ट्रेड में तो उसको डाउन करेंगे,
हर जगह अभी तो चिप्स की ऑर्गेनाइजेशन, जो चिप्स की जो इंडस्ट्री है, उसके ऊपर चाइना की नजर है, जो ताइवान में सबसे ज्यादा है, उसको लेकर अभी तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और बाकी इंडस्ट्रीज है, इंडिया को प्रोग्रेस करना है, बाकी कंट्रीज को प्रोग्रेस करना, और फिर इंडिया की पर्सनल सेफ्टी आपको बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था, देखिए उसको 2 पोर्ट्स मिल गए हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश ने उसको सबमरीन का पोर्ट दिया हुआ है, म्यांमार ने उसको दिया हुआ है, पाकिस्तान का गदार पोर्ट है, सारे के सारे पोर्ट मालदीव्स के उसके साथ है। जो 80 आइलैंड है वहां पे उनका सबमरीन का आवा जावा शुरू हो गया है। अब इस और चाहवार में उसकी नजर है। इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। जो जमींदार अपनी भूमि की रक्षा नहीं कर सकता, वो उसकी जमीन उसकी नहीं रहती। बात सिंपल सी चीज ये है। और चाइना इस बेसिक डिक्टम पे पूरा फॉलो करता है। चाणक्य नीति यही कहती है, अगर हम चाइना को सिर्फ क्रिटिसाइज करते रह गए और कुछ ना किया तो धरे के धरे रह जाएंगे। सबसे पहली बात है, जब तक आपके हाथ में ताकत नहीं है, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ताकत ही बात कराती है, ताकत ही आपको इज्जत देती है। तो इसीलिए ताकत की बहुत जरूरत है। इसीलिए हमारी सबकी कंट्रीज की वीकनेस है। हमारी वीकनेस क्या है वो भी ध्यान सुन लीजिए। अभी हमारी इंडस्ट्रियल वीकनेस बहुत है। बेसिक इंडस्ट्री हमारी ऐसी है कि हम डिफेंस रिलेटेड प्रोग्राम में बहुत पीछे हैं। अभी इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया पिछले 6-7 साल में। अब तेजस को उन्होंने उठाया है, उसको डाउन कर दिया था पिछली गवर्नमेंट ने। इंजन है नहीं हमारे पास, किसी चीज का इंजन नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं नेगेटिव बात नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। हमको शुतुरमुर्ग पॉलिसी नहीं अपनानी, आंख खोलनी है। और अगर हमें जॉइंट डेवलपमेंट करनी है तो बाकी कंट्रीज को लेके करनी पड़ेगी, ताकि हमारी मार्केट भी बढ़े। देखिए अब रफाइल हम बनाने लगेंगे, हमारे रफाइल बनाएंगे, इंजन हम यहीं पे बनेगा, उसको यहीं बेचेंगे। फ्रांस ने एग्री कर दिया है कि आप बेशक लोकल मार्केट बनिए। ये चीजों से ही हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर आप इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा, नजरअंदाज कर दिया, तो आप सिर्फ एक्सरसाइजेस करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे को अब अपनी नीति में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज, फाइटिंग डॉक्ट्रिन्स को चेंज करना पड़ेगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, फिर आगे नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में लिख के दे दिया था कि भारत की कोई डॉक्ट्रिन ही नहीं है 47 से। उसकी सारी फौजें 1995 तक बिना डॉक्ट्रिन के लड़ती नहीं है। तभी जो कंफ्यूजन था आपको चाइना से अब एयर लाए या ना लाए। कारगिल में आप डिले कर रहे थे, अपनी 27 दिन डिले कर दिया आपने एयर को लाने के लिए, क्योंकि सबको कोई क्लियर नहीं है, कोई बोलता नहीं है। तो क्यों बोले? तो किसी के पास तो कोई बोलने के लिए चीज नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारे को। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सच है। अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे तो आप अपनी ही कठिनाइयां बढ़ाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनने के लिए ये पहला कदम है कि सब कंट्रीज इकट्ठी हो रही है, बार-बार एक्सरसाइज होगी, करेंगे हमको। पर ये नहीं है कि हम किसी के अधीन हो जाएंगे कि अगर हमें अमेरिका कहेगा तुम लड़ो तो हम लड़ेंगे, नहीं। वो हमारी पॉलिसी में बात होगी। उनको पता होना चाहिए भारत कोई बटेर देश नहीं है। भारत एक तगड़ा देश है, अपनी पॉलिसी रखता है, उसकी वो इज्जत करेंगे तो भारत उनका साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पुनः हम मनीष अग्रवाल जी के पास आना चाहेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर जो चीन के साथ अभी गतिरोध बना हुआ है, क्वाड देश हमारे साथ आ रहे हैं, बिजनेस भी उनके साथ, व्यापार संबंध भी बढ़ रहे हैं। थोड़े से हम लोग और ताकतवर के साथ, अपने ताकतवर तो ही हैं लेकिन अन्य ताकतवर देशों के साथ मिलकर के और ताकतवर हो रहे हैं। तो क्या पूर्वी लद्दाख सीमा पर भी इसका असर पड़ सकता है? जरूर पूर्वी लद्दाख सीमा पर इसका असर क्यों नहीं पड़ेगा। आप देखिए, अगर आप देश में संगठित रहते हैं तो देश की ताकतों से लड़ सकते हैं। ऐसे जब आप दुनिया में संगठित रहेंगे, उन देशों के साथ संगठित रहेंगे जो आपकी विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। चीन की विचारधारा हमेशा जो रही है ना, वो विस्तारवादी रही है। चीन हमेशा ये सोचता रहा है कि मैं और कहां पहुंच जाऊं और कहां पहुंच जाऊं। भारत की विचारधारा कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है। भारत की विचारधारा हमेशा ऐसी रही है
कि अपनी सीमा की सुरक्षा करो, अपने घरों को सुरक्षित रखो और लोगों के साथ व्यापार बढ़ाओ, दुनिया के हित में आगे क्या कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। लेकिन चीन समय समय पे ऐसी कोशिशें करता रहता है जिससे कि भारत या और देशों की प्रोग्रेस पे भी असर पड़े और चीन का अस्तित्व जो है दुनिया में इस तरीके से कायम रहे कि चीन एक सुपर पावर है, वो हर डिसीजन मेकिंग में आना चाहता है। आपने देखा होगा जब यूनाइटेड नेशंस काउंसिल की बैठक होती है वहां भी चीन में भारत के विरोध के जो प्रस्ताव होते हैं चीन उनका समर्थन करता है, और जब भारत की स्थायी सीट की बात होती है तो चीन उसका विरोध करता है। लेकिन ऐसी चीजें आज मुझे ये लगता है कि अब जो भारत जो दुनिया के परिपेक्ष में उभर रहा है, जैसे क्वाड देशों के साथ आ रहा है, दुनिया के देश भारत की विचारधारा को, भारत की ताकत को समझ रहे हैं, तो वो ये रीदेखने कर रहे हैं कि चीन जैसा देश भारत को परेशान कर रहा है। और पूर्वी लद्दाख में ये चारों तरफ भारत के जो देश है, आसपास नेबर्स हैं, जैसे आप देखिए बांग्लादेश में अस्थिरता है, श्रीलंका में थी, पाकिस्तान में है, तो भारत के लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल का कारण है कि उनके जितने भी नेबर्स हैं उन सब में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। बांग्लादेश में अभी हुआ है, उसके कुछ और कारण है, पाकिस्तान में हमेशा से रहता है, श्रीलंका में भी अभी आपने देखा होगा एक नए राष्ट्रपति आए हैं, वो किस विचारधारा के माने जाते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। तो चाइना भी अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव भारत के आसपास के देशों पर डालने की कोशिश कर रहा है, और भारत इसके लिए क्वाड देशों के संग मिलकर संयुक्त अभ्यास जैसी चीजों से ये साबित करना चाह रहा है कि हम आपकी इन प्रक्रियाओं को, इन इच्छाओं को इन तरीकों से पूरा नहीं होने देंगे। हम भी इसका विरोध करेंगे और पूरी दुनिया भी इसका विरोध करेगी। और मुझे लगता है कि आज चीन उस सिचुएशन में नहीं है कि वो इन सारे देशों का मिलकर विरोध कर सके, इसलिए लद्दाख वाला मामला भी हल होगा और आगे ऐसी चीजें ना हो, इसका भी प्रयास लगातार भारत और क्वाड देशों की तरफ से चलता रहेगा। जी दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। दिनेश सिंह जी, सवाल ये है कि ठीक है, हम अन्य देशों के साथ आ रहे हैं, चीन के अनावश्यक हस्तक्षेप पर उस पर रोक लगाएंगे, लेकिन व्यापार की जहां तक बात है तो व्यापार भी चीन के साथ होता रहा है, पुरानी परंपरा है। क्या आपको लगता है कि इन सब करने के बाद इन जो भी व्यापार चीन के साथ है वो उसमें बढ़ोतरी होगी या और घटेगा? क्या स्थितियां हैं अभी? देखिए कुशवाहा जी, मतलब दूसरे को नीचे करने के लिए अपना खुद का नुकसान किया जाए और अपने पैर को कुल्हाड़ी मार दिया, ये कोई समझदारी का काम नहीं होता। हमारे यहाँ देखिए, मैं मतलब कि पर्टिकुलर चीजों के नाम लेके बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो देखिए अभी के हिसाब से है कि जैसे अगर बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे जैसे कि हमारी दवाइयों की इंडस्ट्री है, तो वो एक तरह से जैसे हमें इस वक्त जो है वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, तो दवाइयों की इंडस्ट्री हमारी बहुत फल फूल रही है और उसमें हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं वो चाइना से मंगाने पड़ते हैं। क्यों मंगाने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर उसकी इतनी बहुतायत नहीं है। और अगर वो लेंगे तो 1 किलो का, अगर मैं अगर मतलब एक तुलनात्मक अगर बताऊं तो 1 किलो अगर यहाँ का अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो जाके पड़ेगा जैसे कि मान के 10,000 रुपए किलो, और वहां से आएगा 1500 या 1700 रुपए किलो। तो वो अगर है कि कॉस्ट अगर हमें अगर कम पड़ती है तो उसमें समझदारी का काम वही है कि ठीक है वहां से करके करें, और साथ में फिनिश प्रोडक्ट है वो चाइना भेजें। जैसे कि मतलब कि जैसे हम लोग अपना कैंसर वाली जो ड्रग्स है वो चाइना बहुत सप्लाई करते हैं, रेगुलर तौर पर सप्लाई करते हैं और मतलब डिमांड पूरी नहीं करते, इतनी ज्यादा उसकी सप्लाई है। दूसरा देखिए, जैसे कि अभी जैसे कि हाथ पैर की लड़ाई या हथियारों की लड़ाई वाला समय नहीं है। इस टाइम पे किसी को नीचे ऊपर करने का सीधा सा तरीका है कि ट्रेड, अपना ट्रेड जो अपनी इकोनॉमिक पावर है उसको बढ़ाए, तो वो एक तरह से बहुत बड़ी मिसाइल और बहुत बड़ा एक तरह से मान के न्यूक्लियर बम है। तो उसको लेकर के देखिए जैसे कि चाइना ने क्या काम किया कि चाइना ने कहीं ना कहीं अपनी प्रभुसत्ता दिखाने के लिए, अपनी वर्चस्व को दिखाने के लिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश पे जैसे कहीं ना कहीं अपनी वो वर्चस्वता दिखाने की कोशिश करता है। तो अरुणाचल के नागरिक जो है जब अगर चाइना की तरफ जाने चाहते हैं तो उनको वीजा पे स्टैंप लगा के नहीं मिलता, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और वीजा पे स्टैंपिंग होती है, तो वीजा पे स्टैंप नहीं करता, उसको भारतीय वीजा को रेफर नहीं था, वो स्टेपल वीजा देता है। उसका स्टेपल अलग से एक शीट पे और देते कि ठीक है भी ये है, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी अपना एक तरह से मतलब उसको दिखाने चाहता है अरुणाचल प्रदेश को। एक तो चीज पहले, दूसरा जैसे कि मतलब ये सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसको भी दिखाने का मतलब ये है कि ठीक है कि अपना कॉरिडोर जो बना के रखा है जिससे कि वहां से आना जाना गुड्स और सर्विसेज का और वहां से करते रहो, किसी न किसी तरीके से अपनी प्रभुसत्ता जो है ट्रेड में बनाए रखे। ये चीज दूसरी होगी। लेकिन उसका बात हम लोग आईएमएफ ले दिया गए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ज्यादा लंबी दूरी है, ज्यादा तरीके से जो है हम लोग मतलब एक हमारी क्षमता है तो उसको मतलब कटर कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को कर पाएंगे, उससे कटर कर पाएंगे, ज्यादा कंट्रीज को हम लोग उसमें सर्विसेज दे पाएंगे। और सिर्फ 2 तरह का फायदा है। एक पहली चीज तो देखिए मान के चले कि ज्यादा देश भी जुड़े
तो साथ में उनका एक तरह से साथ में हमारे साथ में संधि जो चलेंगे, तो उसमें वो सुनिश्चित करेंगे कि कहीं ना कहीं जो है भारत जो है उसमें किस तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी चीज होगी जैसे कि वो जो कॉरिडोर रेल का हो गया, रोड का हो गया और सी का हो गया, तो ये सारे कॉरिडोर्स मतलब विभिन्न कंट्रीज के बीच में से, विभिन्न देशों के बीच होकर जैसे कि यूरोप तक जाएंगे, तो सारी जो कंट्रीज है अपने तरीके से वहां से कुछ सामान आना और कुछ सामान भेजना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों तरह की चीज चलेंगी। उसके साथ आप देखिए उसमें जो मतलब कि जो फ्रेट कॉरिडोर में जो कमाई जो होगी उसमें देखिए मतलब साझेदारी और हिस्सेदारी जो भारत की रहेगी, तो उसमें एक तरह से उससे भी मतलब कहीं ना कहीं हम सफल बनेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। तो देखिए अगेन वही चीज है कि किसी भी तरीके से जो भी चीजें हैं तो ट्रेड का जवाब मतलब जो है ट्रेड से ही देना पड़ेगा कि जैसे वो अपनी ट्रेड बढ़ाने की जो कोशिश को करता है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी जैसे क्वाड कंट्रीज को लेकर बोला यूनाइटेड नेशंस में हमने इनको नीचे करने का काम किया है। और जैसे पहले यूनाइटेड नेशंस में एक मेरे ख्याल से शायद पिछले साल की बात जो थी कि किसी पॉलिसी को लेकर के और विदेश मंत्री जयशंकर है उनको पूछेगा कि आप क्या इसमें जो अमेरिका की पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे या किधर की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, कौन सी पॉलिसी के पीछे आप चलेंगे। तो उन्होंने मतलब सीधे तरीके से वही का वही पॉइंट ब्लैंक जवाब सीधा दिया कि हमारी अपनी खुद की भी है और इंडिपेंडेंट पॉलिसी, वी डोंट फॉलो एनीबॉडी, मतलब हम लोग अपने तरीके से सबकी पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। और जैसे G20 कहेगा, G20 में अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमने जैसे अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन में मतलब खनिज भंडार की मतलब एक तरह से अकूत संपत्ति है, और उसके बाद में और जैसे कि वहां से हम लोग बहुत सारे और समझौते कर सकते हैं। और वो एक तरह से अफ्रीकन यूनियन उसका एक तरह से वो एहसानमंद हमारा है कि उनको हमने दबा के रखा। जैसे कि उससे पहले अमेरिका जो अन्य कंट्री जो थी उन्होंने वहां से सिर्फ उनका दोहन करने का काम किया, और उनके बड़े एनजीओ जो है वहां पे गरीब बच्चों के बीच में कभी खाना पीना बांट करके, कभी इस तरह की चीज लेके फोटो मतलब जो है वो लेकर के और बड़ी बड़ी जगह पे दिखाना कि हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इतना मतलब कि विश्व की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से उसको एक तरह से मतलब एक तरह से कूड़ेदान की तरह ट्रीट करते थे। हमने उनको पलकों में बिठाया, उसको लेकर के वो अपने हमें एक तरह से बड़े भाई की तरह भारत को समझता है, उसका भी लाभ हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। और एक तरह से पूरी एक तरह से विश्व गुरु की बनने की जो श्रृंखला है उसी में हम लोग काफी आगे जा रहे हैं। और एक तरह से मतलब एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड उसको लेकर के चले, तो ये आईमेक के जो कॉरिडोर है ये अपने आप में एक तरह से चाइना के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा। और जो ताइवान के साथ में जैसे हम लोगों ने जो करार कुछ किए हैं, ऐसे सिंगापुर जैसे कि एक तरह से इकोनॉमिक पावर है बहुत बड़ी, क्योंकि सारे एक तरह से मान के चलेंगे जैसे कि मतलब जैसे मुंबई जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक एक तरह से हमारी कैपिटल है, उस तरीके से वर्ल्ड में और करीब वही हिस्सा जो है मतलब उसी तरह की चीज जो है सिंगापुर रखता है। इन दोनों के साथ में हमने जाकर के पूरे तरीके से मतलब अपने जो मतलब संधि कुछ की और कुछ मतलब पैलेटिव टाइप और उस तरह की कुछ की, उससे कहीं ना कहीं आगे हमें बढ़ोतरी मिलेगी और चाइना किसी से कहीं ना कहीं पिछड़ेगा। और भारत जो है अग्रणी भूमिका में रह करके आगे बहुत अपने आगे तरक्की करने का जो कार्य मार्ग जो है, जो नए खोलेंगे, नए कॉरिडोर खोलेंगे, नए एवेन्यूज खोलेंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसी चीज की जवाब सीधे सीधा यही है कि ट्रेड हम लोग अपना बढ़ाएंगे तो अपने आप पिछड़ जाएगा चाइना, और उससे अपने आप जो है कहीं ना कहीं उनको एक किनारे करने का काम जो है मिलेगा और किनारे अपने आप उसको बैठना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि व्यापार और ट्रेड अन्य देशों के साथ भी हमें करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ चीन के साथ अगर जो कम कर धीरे धीरे कम करें तो बेहतर होगा। एक सवाल और पूछने का समय है, तो हम चाहते हैं कि प्रफुल्ल बख्शी जी से ही ये सवाल पूछ लें, जल्दी से जवाब दे देंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल ये है कि चाइना से व्यापार और चाइना से भारत का गतिरोध, एक सामान्य सी बात यह है कि जैसे पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते, इसी तरह से क्या ये चीन के साथ गतिरोध और व्यापार अगर जो साथ साथ चल रहे हैं तो इसमें दुविधा में व्यक्ति फंस जाता है, एक आम आदमी दुविधा में फंस जाता है। कहीं भी बात कीजिए तो अरे भाई उसके सामान क्यों हम मंगा रहे हैं, नहीं मंगाते। ये चाय की दुकान पे अगर जो हम बैठ जाएं तो वहां पे ये होता है, उसको छोड़िए अन्य देशों के साथ आ जाइए, लेकिन व्यापार भी जरूरी है। जैसा कि अभी हमारे दिनेश सिंह जी ने कहा है कि किसी का विरोध करने का मतलब ये नहीं कि अपना ही पैर काट लीजिए और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिए। तो ये जो स्थितियां हैं कि वहां से अगर जो दवाई मंगाई जाए तो 1500 और वहां से और दूसरे जगह से मंगाई जाए तो 10,000 की बात, यानी कि नुकसान भारत का अपना नुकसान अगर जो हो जाता है, तो इसको किस तरह से समझा जाए, या एक आम आदमी को किस तरह से इस राजनीति, इस पॉलिसी को किस तरह से समझाया जाए? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी।
सबसे बड़ी बात ये है, ये पॉइंट बहुत वैलिड है, पर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन और चाइना और इंडिया के रिलेशन में बड़ा फर्क है। चाइना कोई टेररिज्म नहीं भेज रहा, टेररिस्ट नहीं भेज रहा। उसकी जो प्रॉब्लम है वो कार्टोग्राफिक है, मैप ना दोनों ने, उनने बनाया ना हमने बनाया है। वो दूसरी बात है कि हम थोड़े कमजोर नीति के रहे हैं, इसलिए चाइना ने हमारा फायदा उठाया है। अगर हम अड़े होते, जैसे कि 1967 में जनरल सकत सिंह राठौर ने किया था, जैसे जनरल सुंदर जी ने किया था, जिसको हिस्ट्री ने दबा दिया है। हमने उनके 489 लोग मारे थे 67 में, पर किसी को नहीं पता, क्योंकि हम इतने, हमारी पॉलिसी इतनी कमजोर है। पहले हमें अपनी पॉलिसीज तगड़ी करनी पड़ेगी। दूसरा ये है, तिजारत आपकी चलती रहेगी जब तक आपकी पूरी की पूरी रिलेशन नहीं टूट जाते। सबसे बड़ी बात है, आप जैसे यूरोपियन यूनियन बना है, भारतीय प्रधानमंत्री ने 1947 में पंडित नेहरू ने एशियन यूनियन का सजेशन दिया था, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया था। एक हफ्ते की मीटिंग हुई थी दिल्ली में 47 में, वो बैंडुंग के कारण दब गई। ये अब सुझाव है कि अब एशियन यूनियन एक का गठन हो और एशिया पैसिफिक जोन इंक्लूड किया जाए उसमें, और सारी कंट्रीज के जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, जिसको क्या फिक्की या ये हाउसेस कहते हैं, ये सारे मिलके आपस में पॉलिसीज बनाए किस तरीके से हम व्यापार करेंगे। जैसे देखिए, हर एक आइडिया एक सपने से चलता है। इस यूरोपियन यूनियन का भी सपना लिया गया था। आप जब तक इस यूनियन को नहीं बनाएंगे, और चाइना को इंक्लूड करिए, लेट चाइना से आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, फिर देखिए आप क्या होता है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। आप जब अपनी यूनियन बना लेंगे, उसको मिलिटरीली सपोर्ट करने के लिए आप उसका भी संगठन करेंगे। जब सबका संगठन होगा, सिक्योरिटी का भी संगठन होगा। आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि हम दिवाली का सामान नहीं मनाएंगे, होली का सामान नहीं मंगाएंगे, ये सारी बातें हैं। आपका जो पुअर जो आदमी है, बिजनेस हाउस, वो मरता है, आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ प्रूव हो जाता है, पर वो उससे फायदा नहीं होता। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है, एशिया पैसिफिक यूनियन AAPU आपको खड़ी करनी पड़ेगी। ये नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ सब बन गए हैं, हमने बना भी दिए हैं, और इसमें काम भी चल रहा है। और जब सारी कंट्रीज इकट्ठी पास में आके इस बात को तवज्जो देंगी, फिर आप देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। ऑलरेडी फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि मैं उसका मेंबर हूं, और मेरे को पता है, मैं पहला प्रेसिडेंट था उसका, अब मैं उसका पेट्रन हूं। ये सारी एशिया एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक यूनियन खड़ी करिए, और फिर आप कॉड को भी इंक्लूड करिए साथ में, उनको इनवाइट करिए कि ठीक है आप रहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तगड़ी होगी। हम टैंक बनाएंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, फाइटर का इंजन बनाएंगे, तब आपकी ताकत आएगी सामने, नहीं तो आप धरे के धरे रह जाएंगे। तो बहुत जरूरी है, सबसे पहले संगठित होइए। जंगल में सारे जानवर जब संगठित होते हैं, तो शेर भी सोचता है कि अब तो ये संगठन बहुत जरूरी है, जो हमारे में नहीं है जी। इसके लिए इंक्लूडिंग जॉइंट टेररिज्म, वो आप ऑपरेट करेंगे, जॉइंट क्लाइमेट करेंगे, ये सारी की सारी चीजें होंगी। साइबर जो है आतंक, साइबर फैला रहा, उसको आप जॉइंटली हैंडल करेंगे, फिर देखिए बात बनेगी। ये स्टेप अगर आप सोचेंगे, आपकी मीडिया के द्वारा, आपके ऑफिस के द्वारा जब ये बातें फैलेगी, तब आप यही बात करते रह जाएंगे, बाइकआउट कर दो, ये छोड़ दो उनको, कुट्टी कर दो। ये बच्चों का खेल थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने ज्ञान से सराबोर किया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। तो युद्धाभ्यास हो रहा है। युद्धाभ्यास इसलिए भी हो रहा है कि इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चाइना है, उसकी दादागिरी को कम किया जा सके, साथ ही साथ अपने जो नौसेना है उसको और परिमार्जित किया जा सके। अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर के ये युद्धाभ्यास इसलिए भी हो रहा है कि चीन, तुम देख लो, आंख मत उठाओ,
नहीं तो हम भी तुमसे कम नहीं हैं। हाँ, व्यापार की जहां तक बात है तो व्यापार होते रहना चाहिए, लेकिन जो प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के और तब हो ये सारे काम, तो काम बनेंगे ज्यादा, बिगड़ेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।